जीवन जो अभी जी रही हूँ, इससे जब मैं थक जाऊँगी तो मैं घूम फिर के गाँव में ही जाऊँगी। यही है, गाँव मेरे लिए कोई याद का कोना नहीं है या फिर छुट्टी का। गाँव मुझ में है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। पहली वो कलाकार हूँ जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे इस तरीके से सराहा और पूरे देश में बूम जैसा कुछ हो गया, तो मैं इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने लाइफ का मानती हूँ। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। जो आजकल की मम्मियाँ हैं, कम गो सी ईट, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप हिंदी में भी बोल सकते हो भाई। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नई पॉडकास्ट सीरीज़ में जिसका नाम है गांव के सितारे। इस एपिसोड में हम ऐसे सितारों से बात करेंगे जो शहर की चकाचौंध में खोए नहीं बल्कि आज भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं, जिनकी कामयाबी में, जिनकी कला में गांव की संस्कृति, गांव की खूबसूरती और खेतों की महक आज भी आती है। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो किसी फैंसी इंट्रोडक्शन का मोहताज तो बिल्कुल भी नहीं है। स्वागत है आपका स्वाति जी, स्वाति मिश्रा। आपके गाने राम आएंगे से आप मतलब एकदम व्हाट्सएप स्टेटस से लेकर फेसबुक पोस्ट तक, मतलब कोई ऐसा बचा नहीं होगा, बच्चा तक नहीं आपके गाना जो है गुनगुनाया है। तो स्वाति, आप बिहार के छपरा से हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप गाँव और संगीत को जोड़ती हैं तो मन में क्या धुन आती है आपके? एक बार अगर 2 लाइन आप सुना दें, उससे हमारे पॉडकास्ट की शुरुआत होगी तो बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। एकदम ऑनेस्ट अगर जवाब दूं कि गांव और संगीत को जोड़ती हूँ तो क्या आता है? कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकता जाए, पिन्ही ना बालम जी पियरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए। क्योंकि मैंने छठ का गाना इसलिए गाया क्योंकि गांव की जो असली यादें हैं वो छठ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। आप जाती हैं घाट पर छठ के दौरान और ठेकुआ पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा। अभी काफ़ी टाइम से मैं बनाना चाहती हूँ ठेकुआ, क्योंकि मुझे नया कुकिंग का बहुत भूत चढ़ा हुआ है, तो बनाना चाहती हूँ, लेकिन मम्मी वाली बात ही नहीं आ पाती है। कहाँ मम्मी लोग 40-50 साल से कुक कर रही हैं और कहाँ हम मॉडर्न लोग, फैंसी लोग कुछ कुक नहीं करते। अच्छा स्वाति, मॉडर्न और फैंसी की बात हो रही है तो हम सभी ने, आपके फैंस ने, हम सभी ने आपके 2 रूप देखे हैं। एक तो आप वाराणसी, मुंबई जैसी जगहों से पढ़ी हैं, मुंबई में रह रही हैं, और एक आपका ये वाला रूप जब आप छठ में घाटों पर जाती हैं, पूजा देखती हैं और ठेकुआ आप पसंद करती हैं, लिट्टी चोखा खाती हैं, तो गांव से आपका जुड़ाव तो दिखता ही है। आपकी फेवरेट डिश कौन सी, आप हमें बताएं, जो मतलब गांव की आपको बिल्कुल याद दिला देती है, गांव वाले घर की? मतलब फेवरेट डिश ही नहीं है, फेवरेट बहुत छोटा वर्ड है उसके आगे। बचपन से अभी तक खाया है और मुझे लगता है कि अपने लास्ट जो सांसें हैं तब तक भी खाऊंगी तो मेरा उससे मन नहीं भरेगा, एंड दैट इज़ दाल, चावल और भुजिया। और उसमें कुछ भी फैंसी कारीगरी नहीं, दाल वो एकदम जीरा और मिर्ची वाली तड़के उसमें, और उसमें कुछ नहीं, और भुजिया में एकदम मतलब जीरा तेल लपालप एकदम, और बस मतलब मुंह में पानी आ गया एकदम। इसके साथ एक पराठा भी चलेगा मुझे। अब इसके बाद यही खाने वाली हूँ मैं। देश विदेश जाते हो, जगह जगह शोज करते हो, मतलब बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, पीएम से सम्मान मिला आपको, लेकिन जब आप गांव के लोगों से आज भी मिलते हो, गांव से लोगों के फ़ोन आते होंगे चाचा ताऊ के कि वाह बेटा, या जब गांव से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता होगा, तो आपको कैसी फीलिंग आती है? मतलब बड़े लोगों से मिलने वाली फीलिंग एक जगह, और ये कैसी फीलिंग होती है? गांव वाले लोगों से मिलने की फीलिंग एक जगह, बिल्कुल ये सही बात है। जब भी अभी मैं गांव जाती हूँ और उसी गांव में जहाँ मैं पली बड़ी, जहाँ मैं बड़ी हुई, जहाँ सबको मैंने देखा, खेली, सबके साथ खाया पिया, और वहाँ पे सब लोग मुझे इतना मानते हैं, इतना प्राउड करते हैं, और मेरे गांव के लोग मुझे बहुत मानते हैं और बहुत ही मतलब ऐसी इज्जत देते हैं जैसे नाम किया है आपने बिल्कुल एकदम गाँव का। मतलब ऐसी इज्जत देते हैं जैसे उनके घर की मैं बेटी हूँ। तो वाकई वो फीलिंग अलग है। और जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो मैं बहुत फ्रीली अपने गांव की सड़कों पे निकल जाती हूँ, बहुत सबसे बात करती हूँ, निकलते के साथ ही कई लोग आते हैं बात करने, तो ऐसा करती हूँ तो बहुत मज़ा आता है। और लोग बोलते हैं कि हाँ टीवी पर देखनी है तो उनका से दिखाई नहीं है कि देख हमारा गांव की है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपको भोजपुरी इतनी बढ़िया बोलनी आती है? कोई ऐसा वर्ड जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो आप भोजपुरी का, मतलब अभी भी ऐसे कभी भी मुँह से निकल ही जाता है फट से बिल्कुल एकदम?
एक तो हमारी आदत है बोलते बोलते कोई भी बात अगर अटकते हैं ना, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि आई मीन दैट, तो हमारे यहाँ बोलते हैं अथी तो अथी जो वर्ड है जैसे बोलते बोलते कि अरे मैं कह रही थी अथी उसको क्या कहते हैं, तो अथी वो ज़्यादा आता है। अच्छा, गांव आपके लिए क्या है? मतलब एक कोर मेमोरी, मतलब जैसे कोई लोगों के लिए, जैसे मैं भी गांव की हूँ लेकिन शहरों में रही हूँ, पढ़ी हूँ, तो हमारे लिए गांव छुट्टियों में जाने का होता था। छुट्टियों में दादी बाबा के पास जाएंगे, या फिर कोई एक स्थायी कोना है दिल में गांव। आपके लिए क्या है गांव? मुझे लगता है कि मैं ये जीवन जो अभी जी रही हूँ, इससे जब मैं थक जाऊँगी तो मैं घूम फिर के गाँव में ही जाऊँगी। और मैंने जो मुंबई में मैंने जो अपना घर भी लिया है, वो भी ऐसी जगह पे लिया है जो कि मिट्टी से जुड़ी है, फ्लैट नहीं लिया है मैंने। यही है, गांव मेरे लिए कोई याद का कोना नहीं है या फिर छुट्टी का, गांव मुझ में है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। आपको सबसे ज़्यादा फेम राम आएंगे से मिला, तो जैसे अगर आपको अभी गांव में शोज करने का मौका मिले तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? अयोध्या के किसी गांव से या फिर अपने गांव माला से शुरुआत करेंगी? मैंने अपने गांव में शुरुआत कर दी है। अच्छा। और सबसे पहले मेरे गांव में बचपन से मैंने सुना है कि अगर किसी गीत से शुरुआत करते हैं तो वो निमिया की डाढ़ मैया से शुरू करते हैं। तो मैंने गांव से शुरुआत कर दी है और सबसे पहले वही गीत गाया मैंने, और गांव के लोग बैठ के बड़े चाव से मुझे, बहुत प्राउडली मुझे सुन रहे थे और मुझे देख रहे थे। बड़ी अच्छी फीलिंग थी वो। जब आपने 2014 में शुरुआत की थी, आपका पहला गाना आपने जो अपलोड किया था, अलका याग्निक का गाना था वो, तो आपने सोचा था कि मतलब आप इतने बड़े मुकाम पर, आपको पीएम से सम्मान मिलेगा, वर्ल्ड वाइड फैंस होंगे आपके? मुझे पता था कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे कुछ तो जीवन में बहुत बड़ा करना है। तो मुझे लगता है मैं पहली वो कलाकार हूँ जिसको प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे इस तरीके से सराहा और पूरे देश में बूम जैसा कुछ हो गया। तो मैं इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने लाइफ का मानती हूँ। और ये भी मानती हूँ कि भले ही मैं कितना भी बड़ा गाना दे दूँ आगे चल के, कुछ भी कर लूँ, लेकिन मेरा जो नाम है वो राम आएंगे से ही है। जब हुआ था प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की, तभी आपका ये गाना हुआ था, एकदम हिट हो गया था। मतलब मेरी मम्मी तो रोज स्टेटस लगाती थी आप ही के गाने पे। एक तरीके से वो राम जी का जन्म उत्सव ही था। तो हमारे यहाँ जब जन्म उत्सव होते हैं तो सोहर गाया जाता है, एक आध सुना दीजिए थोड़ा सा, हमारी ऑडियंस भी प्रफुल्लित हो जाए। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, अंगना में शोर भइल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक, अंगना में शोर भइल हो। बिल्कुल, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ के, बिल्कुल एकदम ठेठ भाषा में कि कान हमारे तर गए, बिल्कुल मन तर गया सुन के, मजा आ गई। बिल्कुल, थैंक यू। गांव की ही देन है ये सब। तो जैसे हम देखते हैं पंकज त्रिपाठी हो गए, मनोज वाजपेयी हो गए, बड़े बड़े सितारे हैं, गांव से उठकर इतने ऊंचे मुकाम पर आज पहुंचे हैं, फिर भी गांव से उनका जुड़ाव बरकरार है। हार्डकोर गवई के लोग को जी आप वहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, वो वहाँ से निकल जाए, भले ही मैं निकल गई हूँ वहाँ से, लेकिन मेरे दिल से मेरा गांव नहीं निकला है, तो नहीं निकाल सकते हैं आप। गांव में जो स्वाद है, गांव की जो भाषा है, गांव की जो खुशबू है, गांव का जो वातावरण है, सबसे बड़ी बात कि गांव में आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, आपका बचपन बीता है वहाँ पे, उस चीज़ को कोई कैसे निकाल देगा। फिर अगर आप अपने गाँव को भूल के बिल्कुल शहरी हो गए तो फिर आप शहर के भी नहीं हो पाएंगे। युवाओं को आप कुछ कहना चाहेंगे कि गांव में रहकर भी अपनी संस्कृति को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल, अभी देखिए कई सारे ऐसे, मैंने अभी मैं पटना गई थी तो वहाँ मैंने कई सारे ऐसे बिजनेस देखे जो होम ग्रोन है, जो गाँव के से जुड़े हुए हैं, जैसे ठेकुआ का बिजनेस, अचार का बिजनेस, मखाने का बिजनेस, और मिट्टी से इयररिंग्स बना रही हैं लड़कियाँ, उसका बिजनेस। तो एक तो ये खुद के लिए भी उन्होंने काम क्रिएट किया, उसके बाद उस चीज़ में उनका जो साथ देंगे, उनका जो काम करेंगे, उनकी जो स्टाफिंग होगी, तो दूसरों के लिए भी उन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आई। तो मुझे लगता है कि अगर जहाँ टैलेंट है वहाँ तो मुझे लगता है कि लोग अपने लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। हाँ, अगर जिनको जॉब ही करना है या फिर जिनका काम ही गांव से बाहर है, वो क्या करेंगे, उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गांव में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मल्टीनेशनल कंपनी और ये सारी चीज़ें, सुविधा तो नहीं मिलेंगी ना। आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट रही हैं, यूट्यूब चैनल आपने चलाया है, तो युवा जो हैं आजकल, कई लोग गांव में रहकर इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। अच्छी बात है ये। तो उनके लिए कोई टिप्स, क्या चुनौतियाँ उनको फेस करनी पड़ेंगी? चुनौतियाँ तो मुझे नहीं लगता है कोई फेस करनी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल आपका
जो कंटेंट है वो बिल्कुल गांव पे ही बेस्ड है और गांव पे ही बिल्कुल दिखा रहे हैं गांव की चीज़ें, या फिर व्लॉग बना रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं जो गांव से रिलेटेड है, तो मुझे लगता है कि तब तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, गांव में रह के कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो कि उस गांव का है ही नहीं, जो आपको बिलोंग नहीं करता है, फिर तो उनको प्रॉब्लम आएगी। आपको क्या लगता है गांव में आज के ज़माने में महिलाओं की स्थिति कैसी है? बदली तो बहुत है। मैं भी गांव से ही हूँ और कहीं ना कहीं जो करना चाहती हैं और जिनको फैमिली से सपोर्ट है वो ज़रूर निकल रही हैं और ज़रूर कर रही हैं। मैं भी तो गांव से ही हूँ, मैं भी निकली, मुझे मेरे पेरेंट्स से सपोर्ट मिला, सारी चीज़ें, तो मैं भी उसमें से निकली। तो मुझे लगता है कि लड़कियों और महिलाओं से ज़्यादा मैं जो उनके गार्जियन हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपके थोड़े से साथ से ना वो मतलब बहुत आगे जा सकती हैं और बहुत कुछ कर सकती हैं। मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठी हूँ, मेरे पिता से अगर आप इंस्पायर होना चाहें तो हो सकते हैं। उन्होंने वैसी सोच रखी होती तो एज के अनुसार तो मेरी अभी तक शादी वादी होके और किसी का घर संभाल रही होती मैं, लेकिन मेरे पिता ने मेरा वर्थ वो समझा ही नहीं। उनको पता था कि मेरी बेटी जो है उससे कहीं ज़्यादा कर सकती है, जो यहाँ के लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे पिता ने मेरे बड़े होने के बाद ये बात सोचा। मुझे बचपन में लोग बताते हैं कि जब मैं हुई थी मेरे पापा इतने खुश थे, बेटी हो गई, बेटे होने पे इतने खुश नहीं थे जितना मेरे होने पे खुश थे। मम्मी बोल रही थी कि सबसे ज़्यादा अगर उस टाइम कोई खुश था तुम्हारे होने पे तो वो तुम्हारे पिता ही थे। और बचपन में ही मेरे पिता ने कह दिया था मेरी बेटी ना तो किसी कि लड़के के लिए शोपीस बनेगी, जैसे लोग देखने वेखने आते हैं ना लड़कियों को गांव में और मुंह दिखाई होता है, लिख विख के कुछ बताते हैं, ट्रे लेकर। मेरे पापा बचपन से उसके बहुत खिलाफ है। मेरे पापा घूंघट जो यहाँ तक लेके लड़कियां काम करती हैं बिल्कुल, हमारे गांव में तो आज भी होता है, उसके बहुत खिलाफ है। इनफैक्ट जब मेरे पापा शादी करने गए थे और मेरी मम्मी को जब घूंघट में लाया जा रहा था, क्योंकि गाँव में वही चलता है, मेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए थे, कहते ये क्या है, होने वाली वाइफ है, मैं देख भी नहीं सकता हूँ। तो वो लोग, उन लोगों ने बोला कि गांव की प्रथा है, मतलब शादी के बाद आपको तो देखना ही है। बोले नहीं नहीं, ऐसे उसको दिख भी नहीं रहा होगा, वो चल कैसे रही होगी। तो गुस्सा हो गए, पापा मंडप छोड़ के भागने लगे, तब मम्मी का घूंघट उठाया गया और मम्मी की शादी वैसे हुई, एकदम अलग थे। तो शुरू से मेरे पापा बहुत खिलाफ रहे इन सब चीज़ों के, बचपन से ही। हाँ, ये घूंघट वाली बात से मुझे वो लापता लेडीज मूवी आई थी, उसका वो सीरीज याद आ गई, मतलब वो एक्सचेंज हो गई थी। वही होता है गांव में आज भी। भोजपुरी गानों को अक्सर लोग अश्लीलता से जोड़ते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो आपके हिसाब से आपका इस पर क्या कहना है कि मतलब कहाँ पर जा रही है ये भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री? अभी तो बहुत अच्छे लोगों के हाथों में है अभी, जैसे इसके पहले कुछ लोगों के कंधों पे थी ये जो जिम्मेदारी, जैसे हमारी स्वर्गीय शारदा मैम हो गई, तो उनके कंधों पे थी और उन्होंने इस एज तक भी जो नाम और जो एक ऑरा मेंटेन करके रखा, अच्छे भोजपुरी को गाते हुए, अच्छे मैथिली सॉन्ग्स को गाते हुए, उनको तो इंस्पिरेशन है वो, और उनको सारे म्यूज़िक के स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। कोशिश ये है कि जो मैम छोड़ के गई हैं उनको थोड़ा बहुत भी अगर मैं अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, और बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं भोजपुरी में जो कि मतलब मेरे गानों का भी कवर बनाते हैं और अच्छे गानों का अब रिप्लाई बना रहे हैं, ओरिजिनल भोजपुरी अच्छे बना रहे हैं। तो अभी तो अच्छे हाथों में है। कहीं ना कहीं आप जो कह रही हैं वो बात भी सच है, वो भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि भाषा का वल्गैरिटी से कोई संबंध नहीं है, दोनों दो अलग डायरेक्शन के शब्द हैं, उसको मिला दिया गया है एक में कि पता नहीं चलता है कि भोजपुरी मतलब वल्गैरिटी की, वल्गैरिटी मतलब भोजपुरी। अब लोगों ने ऐसे ही वो इमेज एक बना दिया कि भोजपुरी गाने से लोगों को यही स्ट्राइक। मेरे मन में भी सेम इमेज था। फिर धीरे धीरे जब मेरे पापा ने मुझे सब दिखाना शुरू किया कि भोजपुरी के गीत कैसे होते हैं, छठ पूजा के गीत कैसे होते हैं, तब मेरा भी जो ये भ्रम है वो टूटा कि नहीं, भोजपुरी तो वाकई मेरी मातृभाषा कितनी प्यारी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भक्ति के साथ साथ मैं अपनी भोजपुरी का, क्योंकि अगर आप अपनी मिट्टी के लिए कुछ गा रहे हैं तो ये भी एक तरीके से भक्ति ही है अपनी मिट्टी के लिए। तो मैंने सोचा मैं अब इसकी इमेज क्लीन करूँगी, और लोगों ने इतना साथ दिया। मेरा जितने मेरे भोजपुरी गाने आते हैं अगले दिन भी छोड़िए, उसी दिन ट्रेंडिंग में चले जाते हैं। अच्छा, बचपन में गांव में मेलों में जाती होंगी या ऐसे कभी बचपन में परफॉर्म किया है? शादियों में लोग बुलाते होंगे, आप अच्छा गाती हो, लेडी संगीत में स्वाति एक आध गाना गा दो। नहीं, लेडी संगीत में तो नहीं, बट मैं अपने गुरुजी के साथ गई हूँ परफॉर्म करने के लिए, तो वो भी एक भक्ति मंच ही था। मैं बचपन से मैंने खुद, मतलब कहते हैं ना भगवान आपको चुनते हैं, आप नहीं चुनते हैं, तो मुझे लगता है भगवान ने ही मुझे चुना है। बचपन से ही कभी छठ के गाने गाने के लिए, कभी मैं ऐसे घाट पे चली गई, कभी
गुरुजी किसी भक्ति मंच पे लेके चले गए, कभी कुछ। और मेरा लाइफ का पहला गाना जो मैंने परफॉर्म किया था अपने स्कूल में वो भी भक्ति ही था। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। भगवान की असीम कृपा, पूरा हाथ भगवान की असीम कृपा है। मैं अपने बचपन से अगर अपने लाइफ को देखती हूँ या सोचती हूँ, मेरे पास तो शिकायत करने के लिए कुछ है ही नहीं। स्वाति, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? स्पेशली इनिशियली तो मेरे मम्मी पापा हैं। स्पेशली मेरी मम्मी से इंस्पिरेशन मुझे बहुत आती है। और वैसे अगर म्यूज़िकली देखा जाए तो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा से श्रेया घोषाल मैम रही हैं। एक लाइन सुना दीजिए फिर इस गाने की। तू ही धूप, तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानूं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। म्यूजिक की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? स्पेशली आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मैं अपनी जो फोल्क म्यूजिक है, कल्चरल जो म्यूजिक है, उसको लेकर आगे करियर में बढ़ेंगी? तो सबसे पहले तो म्यूज़िक में जो मेरा रुझान है वो बचपन से ही है। वो स्पेसिफिक एक एज में नहीं हुआ है, वो घर में गाने सुनते सुनते। मेरे म्यूज़िक में ना छठ के गानों का बहुत इम्पैक्ट है, इसलिए मैं बार बार छठ पूजा का नाम ले रही हूँ। बचपन से मैं सुनती थी, साउंड सिस्टम में मेरे पापा बजा देते थे, और मैं शारदा जी के गाने, अनुराधा पौडवाल जी के गाने सुनती थी। और वही सुनते मुझे एक दिन ये फील हुआ कि मुझे यही करना है। अब जिस एज में मैंने ये डिसाइड किया, मुझे नहीं पता था कि इसको सिंगिंग कहते हैं या इसके लिए सीखते हैं या क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। मुझे बस था कि मुझे इस टेप रिकॉर्डर में गाना है, मुझे इस टीवी में गाना है, जैसे एक्टर्स गा रही है। बचपन में जिनको बचपन से सुनते चले आ रहे हैं उनके साथ, अभी आप बता रहे थे आप रियलिटी शोज जज करते किया आपने, तो वो फीलिंग कैसी है? वो फीलिंग मेरे लिए थोड़ी अनरियल है। मुझे कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे भी मैं कार में अपनी असिस्टेंट के साथ ये डिस्कशन कर रही थी कि मुकेश जी मिले थे अभी हम लोगों को, मुकेश खन्ना जी, शक्तिमान। तो वो मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे नाम से पहचाना, अच्छा स्वाति जी राम आएंगे। तो जब मैं ये देखती हूँ कि जिनको देख के बड़े हुए हैं, जिनके सीरियल्स, मूवीज़, गाने देख के बड़े हुए हैं, वो जब सामने से मुझे नाम से पहचानते हैं और मेरे गाने की तारीफ़ करते हैं, तो मुझे यकीन ही नहीं होता है कि मैं इसी वर्ल्ड में हूँ। मतलब आप एक फ़ैन मोमेंट होता है, आप किसी से मिले, आपने फ़ोटो खिंचाई, आपने बताया आप कितने बड़े फ़ैन हो, लेकिन सामने से वो आपको बता रहे हैं कि आपके गाने सुनते हैं, उनको आपके भजन कितने पसंद हैं। तो ये सारी फीलिंग्स मेरे लिए बिल्कुल अनरियल सी हैं। ऐसा लगता है अभी उठ जाऊंगी थोड़ी देर में। बिल्कुल याद आ जाता होगा बचपन में कैसे टीवी पर शक्तिमान देखा करते थे बैठकर। एकदम ऐसा लगता है मैं उठ जाऊंगी और लगेगा कि मुझसे अनु मलिक जी मिले, इतने अदब, इतनी इज्जत से वो मुझे मिले, और मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ कि आई थिंक अनु मलिक जी के स्टूडियो के बाहर सिंगर्स की और आर्टिस्ट की लाइन लगती होगी उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो मुझसे मिले एकदम ऐसे प्रणाम करके। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मुझसे मिल रहे हैं, डू आई डिज़र्व दिस। तो मेरे लिए थोड़ी ऐसा फीलिंग्स अनरियल हैं। अभी मुझे 4-5 साल और लगेंगे इस चीज़ को डाइजेस्ट करने में कि भगवान ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया है। 4-5 साल में तो आप एकदम स्काई रॉकेट हो जाओगे बिल्कुल अपने गाँव का नाम रोशन करके। थैंक यू। गाँव की कोई ऐसी कोर मेमोरी, कोई बचपन की यादें? गांव की बहुत सारी बचपन की यादें हैं। कोई एक किस्सा जो आप शेयर करना जैसे चाहें? कित-कित खेलना। कौन से, आप यही बता दीजिए कौन से खेल आपने खेले हैं सबसे? बचपन में मैंने बहुत सारे, पिट्टो खेला है मैंने कबड्डी खेला है। अब तो कबड्डी पिट्टो ये सब होता ही नहीं है। मैंने डेंगा पानी भी खेला है। तो फोन में बच्चे ज़्यादा। डेंगा पानी आप जानते हो? जितने बिहार के लोग देख रहे होंगे वो डेंगा पानी जानते होंगे। उसमें आपको किसी ऊंची जगह पे जाके बैठना होता है। हमारी तरफ उसको ऊंच नीच बोलते हैं। ऊंच नहीं, बस वही समझो, ऊंचे खड़ा होना होता है। फिर आप जब नीचे उतरोगे तो वो आपको टच करेगा, जो चोर होगा। अगर उसने किया तो फिर अगला चोर आप होगे और वो ऊपर खड़ा हो जाएगा। तो ये सब बहुत बच्चों वाले गेम से फालतू, लेकिन बहुत मजा आता है। फिर हमने वो पोसंपा वो भी खेला है। तो ये जो खेल की मेमोरी है, जो अपने दोस्तों के साथ, गांव की लड़कियों के साथ फ्रॉक पहन के जो खेलते थे, वो मेमोरी मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि एक बार ऐसे सो के फिर चली जाती है इस मेमोरी में और खेलती जाके। कभी गांव में पेड़ों वगैरह पर चढ़ना हुआ? हाँ, मैं पेड़ पे बहुत चढ़ी हूँ। अच्छा, मेरे फ्रेंड या मेरी टीम के लोग सुनते हैं कि मैं पेड़ पे चढ़ती थी, तो कोई यकीन नहीं करता है। मुझे देख के लगता नहीं कि मैं पेड़ पे चढ़ जाऊँ, मैं चढ़ती थी भाई। मेरे घर के पीछे जो बागान है वो बहुत बहुत दूर में फैला हुआ है, और उसमें बहुत सारे आम के, लीची के, कटहल के, और अपने क्या कहते हैं उसको, नारियल, इतने पेड़ हैं।
और नारियल तो नहीं चढ़ पाई, खैर मैं कभी अमरूद नारियल तो नहीं चढ़ पाई, लेकिन कोशिश मैंने किया था कि ये पाँची लोग चढ़ कैसे जाते हैं, पैर में कुछ बांध के ऐसे ऐसे करके चढ़ जाते हैं। अच्छा, आपको थोड़ा सा भी ऐसे गार्डनिंग, खेती किसानी है, ऐसा कोई शौक बहुत है? बहुत ज़्यादा शौक है मुझे, इसीलिए मैंने वो घर लिया है जहाँ पे बहुत बड़ा सा गार्डन एरिया है। और मैंने ये भी सोच लिया है कि एक तरफ तो पूल रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा थोड़ा सा मॉडर्न टच देने के लिए, लेकिन एक तरफ पूरा गार्डन होगा जिसमें मैं टमाटर, आलू, मिर्ची, धनिया, किचन गार्डन पूरा किचन के बगल में ही वो गार्डन होगा जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें उगाऊंगी। आपकी जैसी सोच है उससे आजकल की युवाओं की सोच बिल्कुल उलट है। मतलब आजकल के युवा जैसे जो उनके ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज का क्रेज़ बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। लोग मतलब वेस्टर्न कल्चर की ओर ज़्यादा रुझान है उनका। इस पर आप क्या कहना बहुत दुख चाहेंगे? होता है मुझे ये जान के कि लोग आजकल कितने कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न बनने का आई थिंक मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही कल्चर को भूल जाओ। अगर आप अपने कल्चर के नहीं हो रहे हो, किसी और का कल्चर अपना रहे हो, तो उसके कल्चर के भी कितने दिन रहोगे, फिर कोई और कल्चर आपको लुभाएगा, फिर आप उसमें चले जाओगे। ऐसे करते करते आप तो इंडिया के कल्चर को खा जाओगे ना। जबकि मुझे लगता है कि इंडिया जैसा रिच कल्चर कहीं नहीं है पूरे दुनिया में। कई लोग मुझे बोलते हैं मैं तो यहाँ घूमने आया हूँ, यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, ये वो, मेरे को इतना अट्रैक्ट नहीं करता। हाँ, घूमने का मन करता है दुनिया, लेकिन मेरे को कहीं और का कल्चर, आई रिस्पेक्ट एवरी कल्चर, लेकिन मुझे अपना जो कल्चर है, जो अपना ट्रेडिशन है, गाने, हमारे फूड, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारे पर्व, तीज, त्योहार, इसमें जो मज़ा है वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और है। तो इसको बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, या फिर हमसे छोटी जनरेशन को, कि इसको बचा के रखें। और थोड़ा मम्मी पापा को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। आई एम सॉरी टू रिवील दैट। अभी मैं एक शूट करने गई थी, वहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि काफ़ी वहाँ पे माहौल ऐसे खुशी था और शूटिंग वाला था। तो वहाँ पे जो मदर आई, उनका बेटा इतना छोटा सा था जो मेरे साथ रोल प्ले कर रहे थे कृष्ण का। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी क्योंकि मुझे स्टोरी में कुछ बोलना था और उनको भी बोलना था, बच्चे को भी कुछ बोलना था। तो मैंने फटाक उसको पढ़ के याद कर लिया, और उस बच्चे को वो याद नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो हिंदी में लिखा हुआ था। कृष्ण जी के डायलॉग ऑफकोर्स हिंदी में ही लिखे होंगे। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा मैं इसको इंग्लिश में लिख के दूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, इंग्लिश में, हाँ, लिख के दूँ। तो उसने बोला हाँ मम्मी मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये। अच्छा, आप हिंदी बोल रहे हो, आपका बच्चा हिंदी बोल रहा है, लेकिन वो पढ़ हिंदी नहीं सकता है। कितनी दुख की बात है ये। इसमें क्या तारीफ़ है कि आपने इंग्लिश पढ़ ली, इसमें क्या तारीफ़ है कि वो इंग्लिश में बात करेगा। कौन सी बड़ी बात है कोई और लैंग्वेज सीखना, लेकिन अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखना। मुझे इस बात से बहुत इरिटेशन होती है कि जो आजकल की मम्मियाँ हैं, कम गो सी ईट, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप हिंदी में भी बोल सकते हो भाई, बेटा खा लो, बेटा पहन लो, बेटा चलो, गो, लेट्स गो बेटा, लेट्स गो। बहुत गुस्सा आता है मुझे, आई एम सॉरी। ये वाली जो चीज़ है ये आपको गांव में भी आजकल दिखती है, गांव जाते हो तो? हाँ, थोड़ा बहुत तो जो मम्मियाँ गांव में जो कूल बनती हैं या फिर थोड़ा अपने बच्चे को मॉडर्न, एक्चुअली उनको ये लगता है ना कि ये सब करके मैं अपने बच्चे को मॉडर्न और पढ़ा लिखा बना रही हूँ, लेकिन एक्चुअली पढ़ा लिखा वो कहलाएगा मेरी नज़र में जो अपनी भाषा एक तो फराटेदार बोलता हो, अपनी भाषा का व्याकरण जानता है, और तब कोई और भाषा जाने तो वो पढ़ा लिखा है। सिर्फ इंग्लिश जाने और अपना भाषा ही ना जाने, एक तो अपनी हिंदी, दूसरा अपना जो आपका रीजनल लैंग्वेज है वो, अगर आपको वही नहीं पता है तो आप इंग्लिश बोल के क्या कर लेंगे मेरे सामने। तो अपनी भाषा को बचाना और अपने कल्चर को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और माँ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ इंग्लिश के साथ साथ थोड़ी हिंदी में भी बात करिए। बेटा खा लो, बेटा पहन लो, बेटा चलो, बेटा उड़ लो। अच्छा स्वाति, आजकल जैसे रील्स का ज़माना है, ट्रेंड्स का ज़माना है, लोगों के मूड और चॉइसेस मतलब ऐसे 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स में चेंज होते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है जो हमारे गांव का कल्चर है या जो हमारा ये फोक म्यूज़िक इंडस्ट्री है ये कहाँ जा रही है? मुझे लगता है अभी के ज़माने में ज़्यादा डेवलप हो रही है। आप रील्स देखो, इतनी लड़कियां या इतने लोग इन्वॉल्व हैं रील में, वीडियोस में, और इस चीज़ को प्रमोट करने में। या फिर मेरे ही गाने आते हैं उस पर मतलब लगभग 1 से 2 मिलियन रील बनते हैं। अभी मेरा एक नया गाना आया था पिया जी के, उस पर लगभग 7 लाख रील बने हैं। तो ये जो 7 लाख लोग रील बना रहे हैं सारे भोजपुरी भाषी हैं और सारे कहीं ना कहीं प्रमोट ही कर रहे हैं इसको, क्योंकि एक तो उस पर 7 लाख रील बने, दूसरा मेरे यूट्यूब पे उसकी अलग रीच है, तीसरा जितने लोगों ने 7 लाख लोगों ने बनाया उसको अलग अलग हज़ारों लाखों लोगों ने देखा होगा, तो वो कई लोगों तक गया। तो मुझे तो लगता है कि अभी प्रचार प्रसार अच्छे से हो रहा है, बस उसको प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया से गाँवों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। हाँ, मिला तो है।
अवेयरनेस में लड़कियों को भी, जैसे हम आप बैठ के अगर लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया ही है जो मेरी आवाज़ पहुंचाएगा लड़कियों तक या उनके माँ बाप तक कि आप अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाइए, पढ़ने दीजिए। अब आप बड़ा नाम हो गई हैं, लोग जानते पहचानते होंगे पूरे गांव में, तो गांव के लिए कुछ ऐसा करना चाहें आप? हाँ, मैं गांव के लिए करना तो चाहती हूँ और मेरे प्लान्स भी हैं। एक्चुअली मेरा जो प्लान है वो सिर्फ गांव के लिए नहीं है। मेरा ऐसा प्लान है जैसे मुझे अपने लाइफ टाइम जब तक मैं एटलीस्ट ज़िंदा हूँ या फिर उसके बाद भी आई मेक श्योर कि उसके बाद भी वो चीज़ चलता रहे, मुझे भंडारा करना है। मतलब जो लोग भूखे सो जाते हैं या फिर जो लोग के पास खाने को नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स भी आते हैं पढ़ने के लिए जिनके पास स्टूडेंट वाले बैचलर्स लाइफ में कभी किसी को पैसा तो घर से आता है लेकिन खर्च हो जाते हैं तो खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे मेरे पास कई दोस्त हैं जिन्होंने चीनी खा खा के अपने रात काटी है क्योंकि पापा से पैसे नहीं मांग सकते हैं, घर से आ चुका है और वो खर्च हो चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ इन लोगों के लिए कि मैं दोनों टाइम भंडारा चलाऊँ जिससे भरपेट लोग खाना खा सकें। स्वाति, युवाओं के लिए कोई टिप्स, ग्रामीण युवाओं के लिए? देखा यूपी बिहार के जितना जवान लड़का लोग हमरा के देखा था, सब लोगों से एक बहुत रिक्वेस्ट करें, आग्रह करें कि जोनापन अंदर गाँव बा ओकरा के कभी मरे मत दो लोग। का हमने की मरे देले और ना कहीं मरे देम। नहीं तो हमारा वेशभूषा चेंज भइल बा, नहीं हमारा भाषा चेंज भइल बा, नहीं हमारा खान पान चेंज भइल बा। हाँ, थोड़ा जीवन चेंज हो गइल बा, ऐसे कि कुछ जिम्मेदारी भी बा भाषा के और कल्चर के बचावे के साथ साथ, तो ओकरा खातिर। लेकिन ओकरा साथ साथ हम जहाँ जानी अपन भाषा अपन, अभी एक हिंदी न्यूज़ चैनल से आवता नहीं जहाँ हम अपन भोजपुरी के गीत गा के नहीं है, तो ऐसे ही हमेशा अपना भोजपुरी के बचा के संजो के रखा लोग, ना तो कहाँ गुम हो जाए पता ना चली। एक गेम खेलते हैं स्वाति, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। मैं आपको कुछ चॉइसेस दूंगी, आप एक उसमें से चूज करिए। श्रेया घोषाल या शारदा सिन्हा? डोंट डू दिस प्लीज। अब एक तो चूज करना पड़ेगा। हिंदी में श्रेया घोषाल, भोजपुरी में शारदा। स्मार्ट खेल गए आप थोड़ा सा। लिट्टी चोखा या पिज्जा? लिट्टी चोखा। बिहार या, क्या कर रहे हो, थोड़ा टफ दो मुझे। बिहार या मुंबई? बिहार। मुंबई इज लव बट बिहार इज सोल। चलिए स्वाति, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा बिल्कुल लगा कि हम किसी गांव में चौपाल में बैठकर संगीत और किस्से डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी। तो सुनते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम ऐसे ही गांव के सितारों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।